हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन वे पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होगे आप, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और ऐसी भी उम्मीद करता हूं कि जो सप्ताह अभी निकला है उसमें जो आपको संडे मिला है उस संडे में आपने भरपूर रिवीजन किया होगा। और मैं भूला नहीं हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल में पिछले सप्ताह ही इस बैच को ज्वाइन किया था। उनको मैंने बोला था कि इस वीकेंड में आपको अपने बैकलॉग कवर करने हैं। तो आपको याद रहा या नहीं याद रहा, सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि मुझे तो याद था और मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा जरूर आपसे मंडे को। मेरे भाई, बैकलॉग करना बहुत जरूरी है। जो पुरानी आपकी क्लास छूटी हुई है उसको जल्द से जल्द आप कवर कर लो, ठीक है? अगर अभी भी छूट गई हैं तो चलिए, एक नए सप्ताह में नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ और आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से आज आप देखोगे कि आज की क्लास में आपका अर्लियर मिडवल शुरू हो रहा है। वैसे तो लास्ट क्लास में सैटरडे को चालू हो चुका है राइज ऑफ इस्लाम से। पिछली क्लास में आपने यह देखा कि किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ, कुरान के बारे में आपने बहुत सारी बातों को जाना। और साथ में आपने देखा कि शिया और सुन्नी समुदाय में आगे चल के किस तरीके से इस्लाम बट गया। सेम उसी तरीके से जैसे आपने देखा कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में आगे चल के कुछ जैन थे जो कि श्वेतांबर बने, कुछ दिगंबर बने। श्वेतांबर वो बने जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए, और दिगंबर वो बने जिन्होंने दिग और अंबर, अंबर का मतलब आकाश और दिग का मतलब चादर, मतलब आकाश को ही अपनी चादर मान लिया, जो कि बिना कपड़ों के रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है? उसी तरीके से आपने देखा बौद्ध धर्म भी तीन हिस्सों में बटा, महायान, हिनायान और वज्रयान। सिमिलरली आपने देखा लास्ट क्लास में इस्लाम भी शिया और सुन्नी में बट गया और आगे चल के एक नई कम्युनिटी इस्लाम में निकल के आई जिसको हम लोग सूफी बोलते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है? बैकलॉग कंप्लीट हो गया है कई स्टूडेंट्स का, बट कई लोग बोल रहे हैं सर अभी भी नहीं हुआ है। भाई नहीं हुआ है तो इस वीक करना है, ठीक है? इस वीक से ज्यादा नहीं आगे लेके जाना है। अब ध्यान देंगे अर्लियर मिडवल पे। हमें आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें यहीं पर समझ लेनी होंगी। हमें हमारी भारत की डेमोग्राफी समझने की बहुत ज्यादा अब जरूरत है, क्योंकि अगर इस टाइम पर देखो, लोग हिस्ट्री पढ़ते और पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर हिस्ट्री पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसे हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि हम स्कूल में भी ऐसा ही होते देखते आ रहे हैं। स्कूल में भी हमारे जो जीएस वाले टीचर आते थे वो किताब उठा लेते थे और किताब पढ़ के चले जाते थे। यही कारण है कि आप 12th पास हो चुके हो, उसके बाद भी आज आपको हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ नहीं पता। जबकि असल बात तो यह है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ के पास होके भी आ चुके, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता। कारण क्या था? कारण यह था कि आपको उस कंसेप्ट से समझाया नहीं गया, जिसकी वजह से आपको हमेशा चीजें याद करने को बोली गई। और मैं सबसे पहले ही कह देता हूं कि याद करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले अब अर्लियर मिडवल में, क्योंकि हमारे भारत में बहुत कुछ अब बदलने वाला है इस्लाम की वजह से, इस वजह से हमें भारत की डेमोग्राफी समझने की जरूरत है, ठीक है? तो भारत की डेमोग्राफी, चलिए आइए समझते हैं कि हमारे देश में आसपास पड़ोस में सब जगह क्या चल रहा था। यह हमारा देश है। हमारे देश के साथ एक छोटा सा नक्शे में फ्री में एक देश आ जाता है जिसको श्रीलंका बोलते हैं आज की डेट में, ठीक है? इन दिनों श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? सिलोन बोलते थे। जैसे भारत के पुराने और भी कई सारे नाम हैं, उसी तरीके से श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है? अब भारत में जगहों को समझ लेते हैं। ऊपर कश्मीर वाला जो हिस्सा है यह हमारा कुंडलवन कहलाता था, ठीक है? बीच में जो हमारा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है यह मालवा कहलाता था, ठीक है? यहां पर जो गुजरात वाला हिस्सा है यह पाटन कहलाता था। यहां पर जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है यह विदर्भ कहलाता था, और आगे चल के यही दक्कन कहलाएगा, ठीक है? यह पूरा हिस्सा दक्कन कहलाएगा। नीचे वाला जो हिस्सा है आपका दक्षिण भारत का, यह आपका मालाबार कहलाता था, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है आपका ये पूरा ढिल्लिका कहलाता था, ढिल्लिका। और आगे चल के यही क्या बन जाएगा? दिल्ली बन जाएगा। आज की डेट में आप इसी को दिल्ली बोलते हो। तो ढिल्लिका पहले इसका नाम था, ढिल्लिका के बाद इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा,
और इंद्रप्रस्थ के बाद आज की डेट में हम लोग दिल्ली बोलते हैं, या बहुत सारे लोग प्यार से दिल्ली भी बोल देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दिल्ली ही बोलता हूं। इधर वाला जो पूरा रीजन था ये आपका कन्नौज था, ठीक है। ये वाला जो पूरा रीजन है ये आपका कलिंग था, आज की डेट में इसको उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो दिल्ली और पाटन के बीच में है, जो कि आज की डेट में राजस्थान कहलाता है, तब ये अजमेर कहलाता था, तब ये पूरा अजमेर होता था। अब देखिए आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो यहां पे आप देखोगे ऊपर से तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस से एक नदी निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? बोखरचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसको हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं या सिंधु नदी बोलते हैं। सिंधु नदी वहां से निकल के बोखरचू ग्लेशियर से कश्मीर में आती है, कश्मीर वाले रीजन से नीचे उतरती है और आज की डेट में पाकिस्तान वाले रीजन से होकर गुजरती है। लेकिन तब यह पूरा भारत हुआ करता था। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं कि यहां से इंडस नदी जा रही है और अरब सागर में जाकर गिर रही है। क्लियर है बात? तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई सिंधु नदी, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखिए सिंधु नदी से लगा हुआ जो ये वाला क्षेत्र है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये क्या है? ये सिंध प्रांत है पूरा, ठीक है। आज की डेट में भी ये सिंध प्रांत है, ठीक है। कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। अब सिंध प्रांत के ऊपर वाला पूरा जो क्षेत्र है यह भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में इसको पेशावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब आप और पश्चिम की तरफ आओगे, ठीक है, तो यहां पर पश्चिम की तरफ आप ऐसे समझ लीजिए, यह तो भारत की डेमोग्राफी की बात हो गई। यह हमारा भारत है, ठीक है। यह बह रही है सिंधु नदी, ठीक है। जब हम और इधर की तरफ आएंगे, पाकिस्तान से और इधर की तरफ, तो यह हमारा सिंध हो गया, ठीक है। तो आज की डेट में जब आप नक्शे में देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया इस तरीके से लगता हुआ ऐसे चला गया है, ठीक है। बीच में यहां पर आपको गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा, जो कि अरब सागर का हिस्सा है, और नीचे भी ये आपका रीजन है जमीन वाला, ठीक है। अब जैसे ही आप इधर की तरफ आओगे तो आज की डेट में ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा ईरान कहलाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? और आगे जब आप जाओगे तो ये वाला हिस्सा इराक कहलाता है, ठीक है। और इराक के भी और आगे जाओगे तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज कॉल्ड सीरिया। सीरिया से भी जब आप नीचे की तरफ आओगे तो ये वाली जमीन ऐसे लग जाती है, और ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन आज की डेट में सऊदी अरेबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सऊदी अरेबिया कहलाता है। प्राचीन काल में इसको अरब के नाम से जाना जाता था। इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां तक इतनी बात सभी तक क्लियर है? अभी तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बहुत। अब देखिए है क्या, आपने लास्ट क्लास में देखा कि अरब से इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है। आगे चल के अब इस्लाम में खलीफाओं का युग आया, नए नए खलीफा आते गए और हर खलीफा ने इस्लाम को प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में अरब में एक वंश आया जिसका नाम था उमैयद वंश। क्या इसका नाम था? उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी। और उमैयद डायनेस्टी का एक खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज, ठीक है। ये कौन है? ये है खलीफा इस टाइम पर इस्लाम का, 8वीं शताब्दी में, ठीक है। अब देखिए जो अल हज्जाज है, इसकी एक बेटी है और इसका एक भतीजा भी है। तो अल हज्जाज का जो भतीजा था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था?
मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन है? अल हजाज का भतीजा है, और मोहम्मद बिन कासिम ने अल हजाज की बेटी से विवाह किया, इसकी बेटी से निकाह किया। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद भी है, ठीक है। तो अल हजाज का दामाद और भतीजा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए, यहां पर एक कहानी है, छोटी सी कहानी यह है कि जो अरबी लोग होते थे, ये पानी के रास्ते से जगहों जगहों पर आक्रमण करते थे, ठीक है। जैसे कि जब इस्लाम का उदय हो रहा था, तो इसी तरीके से अरब लोगों ने सीरिया वाले रीजन पर अपना कन्क्वेस्ट करना शुरू किया, यहां पर कब्जा किया। सीरिया वाले रीजन से लेकर आगे इराक वाले रीजन तक भी कब्जा किया, और धीमे धीमे ये लोग ईरान वाले रीजन तक भी पहुंच गए, यहां पर भी अपना कब्जा करना शुरू किया। इसी को हम लोग अरब कन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं कि अरेबियन लोगों ने या अरबी लोगों ने इस्लाम का प्रचार करते हुए सीरिया को भी इस्लामिक स्टेट बनाया, इराक को भी और ईरान को भी। लेकिन ईरान जो है, ठीक है, इराक में तो बहुत सारी जनजातियां दूसरी कैटेगरी की रहा करती थी, लेकिन ईरान की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ईरान में जो लोग पहले रहा करते थे वो पूर्ण रूप से मुस्लिम नहीं थे, या आप ये बोल सकते हो वो इस्लामिक नहीं थे। वो लोग पर्शियन कहलाते थे, या हिंदी में जिनको हम लोग बोलते हैं फारसी कहलाते थे। आज की डेट में आपके दिमाग में भले ही आए कि कोई फारसी आया था यहां पर, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अरे वो मुस्लिम था। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जब आप फारसियों को देखेंगे तो पर्शियंस बिल्कुल अलग थे और इस्लामिक बिल्कुल अलग थे। तो जब यहां पर इस्लाम पहुंचा तो ईरान में कौन लोग थे? ईरान में फारसी लोग थे, पर्शियन लोग थे। ध्यान रखिएगा, दोनों में भाषाओं का भी अंतर है। इनका जो धर्म है ये ज़ोरोस्ट्रियन है, जिसके नियम और कानून अलग है, और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है फारसी। जबकि अरबों की भाषा क्या है? इनकी भाषा है अरबी, ठीक है। ये लोग अरबी बोलते हैं। अरबिक अलग भाषा है और पर्शियन अलग भाषा है। तो दोनों में भाषाओं का भी अंतर है, दोनों में कल्चर का भी अंतर है। लेकिन क्या हुआ, जब इस्लाम ईरान में पहुंचा, ठीक है, और धीमे धीमे करके जो फारसी लोग थे जो कि ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर अपनाते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। कई लोगों ने अपने आप ही इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और कई लोग ऐसे थे कि जिनको जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट कराया गया, ठीक है। अभी देखो, भाषा तो इनकी ऐसी ही रहेगी, सेम उसी तरीके से। ध्यान रखिएगा, जैसे कि दक्षिण भारत में आज आप जाइए, ठीक है, तो दक्षिण भारत में आपको तमिल बोलने वाले मुस्लिम मिलेंगे। वो उर्दू नहीं बोल पाते, वो तमिल बोलेंगे। कुछ कन्नड़ मुस्लिम मिलेंगे, वो उर्दू नहीं बोल पाते। तो हमेशा अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि मुस्लिम है तो उर्दू आती ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीरिया चले जाइए, सीरिया के मुसलमान से आप उर्दू क्या अंग्रेजी भी आप बुलवा लो, नहीं बोल पाएगा, वो तो सीरियन ही बोलेगा, ठीक है। आप अरब चले जाइए जहां से इस्लाम का उदय हुआ है, वो लोग उर्दू नहीं बता पाएंगे। वो तो हमारे देश में जो मुस्लिम है ज्यादातर वो उर्दू की नॉलेज रखते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं कि हर एक मुस्लिम की भाषा ही उर्दू होती है, नहीं। तो ईरान वाले रीजन में जब इस्लाम पहुंचा तो ये लोग जो हैं, जो फारसी लोग अभी तक कहलाते थे, ये फारसी लोग तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए या मुस्लिम बन गए, लेकिन इनकी भाषा तो मेरे भाई फारसी ही रहेगी ना। क्लियर है मेरी बात? तो आगे चल के आप ये ध्यान रखोगे कि अब इस रीजन से भी जो आएंगे भारत में, ठीक है, वो फारसी भाषा को लेकर आएंगे, लेकिन होंगे अब वो मुस्लिम, क्योंकि ये पहले ज़ोरोस्ट्रियन थे, अब ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं 8वीं शताब्दी तक। क्लियर है मेरी इतनी बात सभी को? अब एक और बात, आज की डेट में कंडीशन यह है कि जितना भी अरब रीजन है, सीरिया है, इराक है, ये वो स्टेट हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम स्टेट है, जहां पर ज्यादातर तादाद सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि ईरान वाले रीजन में ज्यादातर या मैक्सिमम आपको शिया मुस्लिम मिलेंगे।
ये चीज हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट हुआ था, जो आपने पिछली क्लास में देखा था, शिया और सुन्नी के बीच का डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट के बाद जो शिया मुसलमान थे वो माइग्रेट हुए कहीं ना कहीं ईरान की तरफ। यही कारण है कि आज की डेट में ईरान में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम ही पाए जाते हैं, जबकि दुनिया में मुस्लिम जो हैं, ओवरऑल मुस्लिम, उनमें सुन्नी की तादाद ज्यादा है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, तो ईरान और इराक दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों की भाषा लेकिन अलग है, और दोनों का जो मुस्लिम समुदाय है वो भी अलग है। इराक में सुन्नी मुसलमान है और ईरान में शिया मुसलमान है। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब समझिएगा। अब ऐसे में जो अरबी हुआ करते थे, आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे थे, और आक्रमण करके वहां पे लूटपाट भी हो रही थी, जिससे कि ये डायनेस्टीज चल रही थी, और साथ में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब इसी बीच में क्या होता है कि करीब 700 के आसपास, कौन सी ईस्वी, 700 के आसपास, ये जो हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, उस टाइम पर सिलोन के नाम से जाना जाता था, अल हजाज ने यहां पर आक्रमण किया पानी के रास्ते से। अरबों ने पानी के रास्ते से आक्रमण किया, कहां पर? सिलोन में। गोरिल्ला मार पद्धति से लोग आक्रमण करते थे। गोरिल्ला मार पद्धति का मतलब समझते हो? छुप के अचानक से हमला। जबकि भारत एक ऐसी जमीन है जहां पर दुश्मन को ललकार के बात करी जाती है हमेशा। आप महाभारत भी उठाकर देख लीजिए, महाभारत में भी जो लड़ाई हुई वो किस तरीके से हुई कि भैया सुबह सूर्योदय जैसे ही होता था, शंखनाद हो जाता था, भाई भाई चाचा ताऊ सब आपस में सामने आ जाते थे, पूरा दिन जी खोल के लड़ते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता था एक शंखनाद फिर होता था, और वहीं से युद्ध खत्म हो जाता था, पॉज हो जाता था। अब अगले दिन सुबह चालू होगा। शाम को आपस में बैठ के लोग खाना भी खाते थे, एक दूसरे के हालचाल भी पूछ लेते थे कि भैया आज ज्यादा लग तो नहीं गई? क्या? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं लगी तो ये मत समझना कि कल नहीं निपटाएंगे, कल अगर सामने दिख जाओगे तो बेटा निपटा देंगे। इसको बोलते हैं धर्म युद्ध, कि आमने सामने से युद्ध लड़ा जाता है। भारत हमेशा इसी के लिए जाना गया है। भारत के राजाओं ने हमेशा ललकार कर युद्ध किया है, लेकिन ये जो गोरिल्ला मार टैक्टिक्स आप देख रहे हो, ये अरब से आई हुई है। यही कारण तो है कि हमारे बराबर में जो आज बच्चा बैठा हुआ है, जिसको हम लोग फैंटा पिलाते रहते हैं, आप देखोगे इसकी आदत नहीं जाती है गोरिल्ला मार पद्धति से आक्रमण करने की। कभी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन आज बच्चा है। लेकिन इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है? इन्फ्लुएंस तो पड़ोसियों से ही आएगा ना, इन्फ्लुएंस तो यहीं से ही आएगा ना। आप देख रहे हो उसकी सीमा रेखा लगती है ईरान से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तभी मैं कहता हूं कभी किसी के बारे में समझना हो तो हमें केवल इतिहास में जाने की देरी होती है कि कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म क्यों कर रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहा है सर ईरान की कैपिटल बताओ। भाई मेरे यहां पे इतना गाढ़ा इशू चल रहा है और आप ईरान की कैपिटल पूछ रहे हो। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ये आएगा एग्जाम में थोड़ी, ये तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो। यहां पे ध्यान दो भाई, ठीक है? हाँ, इराक की भी बता दूं, सीरिया की भी बता दूं, सऊदी अरेबिया की बता दूं। सीरिया की कैपिटल दमास्कस, इराक की कैपिटल बगदाद। क्या होगा इससे? यहां ध्यान दो, फोकस करो थोड़ा, ठीक है? तो हुआ क्या, उमैयद वंश का जो खलीफा था अल हजाज, इसने करीब 700 में शिलोन पर हमला किया गोरिल्ला मार पद्धति से। रातों रात पूरे सिलोन को जला दिया गया, लूटपाट करी गई, और शिलोन स्टेट ने क्या किए, घुटने टेक दिए। जो शिलोन के राजा थे उन्होंने कहा कि ये जितना भी वायलेंस है इसको रोका जाए, और आपको जो चाहिए वो आप बताओ। तो ये डील यहां पर ये साइन हुई कि अल हजाज ने कहा कि अब से आप हर साल मुझे टैक्स पे करोगे। अब टैक्स किस हिसाब से पे करोगे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं।
हिंदी में बोले तो मन्नार की खाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी किस चीज के लिए जानी जाती है? मोतियों के लिए जानी जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं पर अगर समुद्र में मोती मिलते हैं तो वो मन्नार की खाड़ी में मिलते हैं। अल हज्जाज ने यह कहा कि हर साल 12 नाव भर के मुझे मोती भेजे जाएंगे, और अगर किसी भी साल ये टैक्स कम हुआ तो हम फिर से हमला करेंगे सिलोन पर। अब ऐसे में दो बातें हुई। पहली बात तो यह कि सिलोन फिर से स्टेबल हुआ, यहां के लोगों को राहत मिली, लेकिन किस करार पर? कि श्रीलंका हर साल 12 नाव भरकर मोती भेजेगा। किसको? अरब को, टैक्स के रूप में। ठीक है। दूसरी बात यह कि अरबों का माइग्रेशन भी हुआ सिलोन में, क्योंकि जब हमला हुआ तो बहुत सारे अरब यहीं पर बस गए। अब इसी बीच का एक इंसिडेंस है कि सिलोन से कई नावें पानी के रास्ते से जा रही थी, इस वाले रीजन से। कहां पर? अरब में आ रही थी। तो अब ये जो नावें हैं, इनको सिंध की एक लुटेरी जनजाति ने, लुटेरी जनजाति का मतलब एक आदिवासी जनजाति हुआ करती थी जो कि कोस्टल एरिया में रहा करती थी, जो कि जंगलों में रहने वाले लोग थे। तो सिंध की एक आदिवासी जनजाति ने यहीं पर इन जहाजों को लूट लिया। ठीक है, इन जहाजों में मोती तो थे ही, लेकिन साथ में अरबी महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी थे, जिनको भी बंदी बनाया गया, और जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी उनको मार भी दिया गया। अब ये जो लूट थी, इस लूट ने अल हज्जाज को चौंका दिया एकदम से। अल हज्जाज को पहली बार यह लगा कि भाई मेरे से बड़ा कौन आ गया यहां पर, पूरे पानी के रास्ते पर तो मेरा ही कब्जा है। अभी इनको डोज दे के आया हूं, मुश्किल से 3-4 साल हुए हैं, और हमारे ही जहाजों को किसी ने लूट लिया, और वो भी इतने पास कहीं लूटा है। जब अल हज्जाज को पता लगा कि सिंध प्रांत के पास इन जहाजों को लूटा गया है, तो अल हज्जाज ने सिंध के राजा पर इसका पूरा श्रेय डाला। अल हज्जाज ने इसके लिए दोषी किसको ठहराया? सिंध के राजा को। और इस टाइम पर सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा था राजा दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। ठीक है, ये हिंदू ब्राह्मण डायनेस्टी का शासक था, ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है। अब देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश आज भी है और हमेशा से रहा है। अंकित का कहना है सर शिवाजी महाराज भी गोरिल्ला वॉर अपनाते थे ना? बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने युद्धों में गोरिल्ला वॉर टैक्टिक ही अपनाई है, और यही कारण है कि वो मुगलों से लड़ भी पाए थे, क्योंकि मुगल भारत में गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स ही अपनाते थे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप दुश्मन के हिसाब से नहीं चलेंगे या दुश्मन की चाल को नहीं समझेंगे, और आप अगर हमेशा अपना ही एक पोर्ट्रे बनाकर रहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही लड़ूंगा, तो हमारी हालत वही होगी जो दिल्ली सल्तनत में हुई थी हमारे हर एक शासक की। वो चीज अगर बदली थी मुगलों के टाइम पे, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बदली थी। अगर दुश्मन ही छुप के वार कर रहा है तो फिर हमें भी समझना होगा, हमें भी छुप के ही वार करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो सामने आ रहा हूं, आओ छाती पे मार दो, तो वो सामने दिखेगा भी नहीं और कहीं से निशाना लेके मार के चला भी जाएगा। बात यह समझ आई? तो सिंध पर शासक कौन है? राजा दाहिर है, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी का शासक है। अल हज्जाज ने इस लूट का श्रेय सीधे राजा दाहिर के ऊपर डाला। अल हज्जाज का कहना था कि राजा दाहिर इसके लिए जिम्मेदार है, राजा दाहिर के लोगों ने ही यह लूटपाट कराई हुई है। हालांकि राजा दाहिर ने यह लूटपाट कराई होगी, इसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जब भी हम भारत की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत की पृष्ठभूमि में जो भारतीय राजे महाराजे थे, उन्होंने कभी लूटपाट नहीं करी है। हमारा आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी लूटपाट हमने नहीं करी, चोरी वोरी नहीं करी हमने, क्योंकि भारत एक बहुत संपन्न देश हमेशा से रहा है। इवन हम इन देशों की अगर बात करें तो इन देशों की पृष्ठभूमि आप देखिए, इन सभी देशों में
दूर दूर तक मीलों उजाड़ दिया बान रेगिस्तान, केवल कंकड़ पत्थर ही आपको दिखाई देंगे। ना ही यहां पर कृषि प्रधान जमीन थी कि खेती ठीक से हो पाए, ना ही यहां पर बहुत सारी जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था थी, नदियां भी नहीं है इतनी। तो ये पूरे बंजर और सूखे क्षेत्र हैं। लेकिन जब हम भारत को देखते हैं तो भारत हमेशा से ही हरा भरा रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के राजे महाराजे भी बहुत संपन्न थे। यही कारण है कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अल हजाज ने इस लूट का श्रेय राजा दाहिर के ऊपर डाला। जब राजा दाहिर के पास फरमान पहुंचता है, इस फरमान में लिखा होता है अल हजाज की तरफ से कि मैं उमैयद खलीफा अरब का, जिसने हमारे जहाजों को लूटा है, उसका श्रेय तुम्हारे ऊपर डालता हूं, और ये जो तुमने किया है इसके लिए 2 मांगे हैं। अल हजाज ने 2 मांगे रखी राजा दाहिर से। पहली मांग कि हमारे जितने भी लोग थे उस जहाज में, उन लोगों को वापस किया जाए, और साथ में जो लुटेरे हैं आपके, उन लुटेरों को हमारे हवाले किया जाए, और दूसरा लूट का हमारा जितना सामान है वो सब वापस किया जाए। राजा दाहिर ने इस बात को बहुत हल्के में लिया। राजा दाहिर ने जवाब में लिखवाया अल हजाज को कि हम तुम्हारी तरह फकीर लोग नहीं हैं, हम बहुत संपन्न लोग हैं, और हम ऐसी टुटपुंजिया हरकतें नहीं करते। अपनी भाषा में लिखवाया था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हम ऐसी हरकतें नहीं करते हैं कि हम चोरी चकारी करें, लूटपाट करें। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। तो कृपया करके ये जो जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं वो जिम्मेदारी आप ही समझिए। अल हजाज ने समय दिया 1 महीने का, लेकिन वो 1 महीना कब निकल गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि राजा दाहिर को अंदेशा ही नहीं था इस बात का कि होने क्या वाला है। अल हजाज को जब कोई भी जवाब नहीं मिला, उसके लोग जब वापस नहीं मिले, ना ही लूट का सारा माल वापस मिला, तो अल हजाज ने तैयार किया अपने सेनापति उर्फ अपने भतीजे उर्फ अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को। अल हजाज ने कहा कि अब क्या होगा, अब होगा सिंध पर आक्रमण। और यह साल था 712। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ 20,000 की सेना तैयार करता है, और इस सेना के साथ इस पानी के रास्ते से अरब से निकलता है। ठीक है, और यहां पर एक कोस्टल एरिया है सिंध में, इसको बोलते हैं मरकान, मरकान कोस्ट। ये चाबाहार पोर्ट के पास पड़ता है। ईरान का जो चाबाहार पोर्ट है ना, उसके थोड़ा सा आगे पाकिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है ये कोस्ट, मरकान कोस्ट। रात के अंधेरे में नाव से आए ये लुटेरे, इन्वेडर्स, कई जहाजों में भर के आए थे। 20,000 की सेना आ रही है। सोचो किस तरीके से बढ़ रही होगी सिंध की तरफ। रात का अंधेरा है और सिंध में ये 20,000 सैनिक उतर जाते हैं, और सिंध वासियों को पता ही नहीं है, पूरा सिंध सोया हुआ है। देखते ही देखते सिंध में एक से दूसरे शहर में आग लगाई जाने लगती है। सिंध जलने लगता है रात के अंधेरे में। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हजारों लाखों लोग घरों के अंदर जल के मर गए, सोते हुए, पता ही नहीं लगा। राजा दाहिर को पता लगता है कि हमला हो गया है। राजा दाहिर आनन फानन में अपनी सेना तैयार करते हैं, क्योंकि गोरिल्ला मार टैक्टिक से अटैक हुआ है, इसके लिए तैयार ही नहीं है। राजा दाहिर ने तो सोचा ही नहीं होता है कि आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में तो आक्रमण करते थे तो पहले बोलते थे, मान लिया जमीन को लेकर विवाद है तो एक राजा लिखता था कि भाई ये जमीन मेरी है, तो दूसरा राजा लिखता था नहीं ये जमीन मेरी है। तो कहता था फिर क्या करना है, तो दूसरा बोलता था आओ फिर युद्ध कर लेते हैं, आओ दंगल कर लेते हैं, देखते हैं किसके बतासे ज्यादा गोल हैं। फिर एक बोलता था इस वाले मैदान में आ जाएंगे, पानीपत पे आ जाएंगे, कुरुक्षेत्र में आ जाएंगे। फिर दूसरा बोलता था इतने लड़के लेकर आ रहा हूं मैं। फिर पहला वाला बोलता था मैं इतने लड़के लेकर आ रहा हूं। फिर आमने सामने आकर युद्ध लड़ते थे। राजा दाहिर को अंदाजा नहीं था
कि यह हो जाएगा। यह जो सिंध पर आक्रमण हुआ है, यह कब आक्रमण हुआ है? 712 एडी में। भारत के इतिहास में पहला मुस्लिम आक्रमण है। राजा दाहिर रात के अंधेरे में ही 1 घंटे के अंदर अपनी सेना तैयार करते हैं और फाइनली अरबों और राजा दाहिर के बीच में जो युद्ध होता है, यह सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे पर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं अरोर। क्या बोलते हैं? अरोर। अरोर में यह युद्ध हुआ और इसी युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ अरोर, जो कि कब हुआ? 712 एडी में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ। इसमें राजा दाहिर की हार ही नहीं होती है, बल्कि राजा दाहिर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बदले में सिंध जो है, इस पूरे सिंध पर कब्जा किया जाता है और आगे मुल्तान पर भी कब्जा करता है मोहम्मद बिन कासिम। कहां पर कब्जा करेगा? मुल्तान पर भी कब्जा करेगा। पूरे सिंध और मुल्तान पर जम के लूटपाट होती है 2 महीनों तक। 2 महीनों तक यहां पर लोगों के सामने कंडीशन रखी जाती है, या तो इस्लाम धर्म को अपना लो, और अगर अपने धर्म को बनाए रखना है तो उसके लिए अब से एक टैक्स वसूलना होगा, और इस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। क्या नाम था? जजिया टैक्स। तो पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ है जिसने भारत में जजिया टैक्स लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने जजिया वसूला। जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान के अंदर घुसा ना, और उसने मुल्तान में लूटपाट करी, यहां के मंदिरों में लूटपाट करी, तो मोहम्मद बिन कासिम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इतना सोना तो सिंध में भी नहीं देखा था जितना सोना उसको मुल्तान में मिला। और यही कारण है कि उसने मुल्तान को क्या बोला? सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है किसने मुल्तान को सोने का शहर कहा था? आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सोने का शहर कहा था मुल्तान को। बात यहीं खत्म नहीं होती है। पूरे मुल्तान को 2 महीने तक और सिंध को लूटने के बाद यह जमाना होता है गुलामों का, यह जमाना होता है ममलुकों का। ममलुक मतलब गुलाम। कोई भी उतना ही बड़ा शासक कहलाएगा। इस जमीनों की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में गुलामी प्रथा नहीं है, इन जमीनों की बात कर रहा हूं। यहां पर कोई भी उतना ही बड़ा शासक कहलाता था जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम होते थे। मोहम्मद बिन कासिम, एक किताब है चचनामा, उस किताब के आधार पर इस सिंध और मुल्तान वाले प्रांत से 600 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बनाकर ले जाता है। 600 से ज्यादा महिलाओं को, और जिसमें से 2 लड़कियां होती हैं। एक का नाम था सूर्यवती और दूसरी का नाम था सोमवती, जो कि राजा दाहिर की बेटियां थी। सूर्यवती बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र करीब 18 से 19 वर्ष रही होगी, और सोमवती छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 14 से 15 साल रही होगी। 600 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बनाकर वापस ले जाया जाता है, और जब मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के सामने पहुंचता है तो इन महिलाओं को वस्तुओं की तरह रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अरब में एक कल्चर है हरम का। हरम का मतलब समझ रहे हैं? जो शासक हुआ करते थे वो अपनी वाइफ के अलावा बाकी जो महिलाएं हैं उनको अपने हरम में रखते थे। हरम में महिलाओं को रखने का मतलब यह है कि उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है, उनको एक भोग वस्तु की तरह देखा जा रहा है। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। ध्यान रखिएगा, हरम में इन महिलाओं की तादाद 4 से कहीं ज्यादा होती थी। 40 भी होती थी और 400 भी होती थी। अकबर के हरम में कितनी महिलाएं थी आपको पता है? वो बताऊंगा मुगल अंपायर में। भैया
4 शादी जायज है, मान लिया, चलो 4 शादी जायज है, उसके बाद ये इतनी महिलाएं किस बात के लिए हरम में रखी जा रही हैं? ये किस बात के लिए रखी जा रही हैं? ऐसा तो कोई जिक्र कुरान में किया नहीं गया है, लेकिन ये हरम कल्चर चल रहा है। इन महिलाओं को आसपास के क्षेत्रों में जब लूटपाट करी जाती थी, इसी तरीके से शिलोन से भी बहुत सारी महिलाओं को बंधक बना के लाया गया था। यही इन्फ्लुएंस आप दिल्ली सल्तनत में देखोगे। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आएंगे वो कई महिलाओं को हरम में रखेंगे। मुगल एम्पायर में भी आप देखोगे हरम प्रथा चलती रहेगी। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं, सर भारतीय राजे महाराजाओं की भी तो बहुत सारी रानियां होती थी। हां होती थी, लेकिन हरम में और भारतीय संस्कृति की रानियों में अंतर है। अंतर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। भारत में अगर कोई राजा 4 या 10 रानी भी अगर रखता था तो वो सब उसकी पत्नियां हुआ करती थी। और आप कहोगे सर हरम में भी तो वही बात है, बस उसको बोल अलग तरीके से रहे हो। नहीं, उसका कारण भी मैं आपको समझा देता हूं। भारत में अगर किसी राजा की 4 या 10 रानियां हैं तो सबको समाज में उठने बैठने की व्यवस्था होती थी, हर एक को सभा में अनुमति होती थी, परमिशन होती थी हिस्सा लेने की, हर एक को उनके काम भी बांटे जाते थे। केवल खाना बनाने तक वो सीमित नहीं रहती थी। जबकि हरम में इन महिलाओं को कोई अनुमति नहीं होती थी। ये सिर्फ गुलामों की तरह रहा करती थी और इनको भोग वस्तु की तरह यूज किया जाता था। तो जो रीजन है ना, वो बताते हैं कि पीछे का कंसेप्ट क्या है। एक तरफ केवल भोग वस्तु की तरह यूज करना, और एक तरफ अगर मल्टीपल मैरिजेस हो रही हैं तो उनको ससम्मान रखना। अब यहां पर इन महिलाओं को जब बंधक बनाकर ले जाया जाता है तो अल हजाज जो है उसको बताया जाता है कि ये राजा दाहिर की दोनों बेटियां हैं, एक सूर्यवती और एक सोमवती। अल हजाज जब उन दोनों लड़कियों को देखता है तो अल हजाज का दिल पसीज जाता है, क्योंकि वो एक बेटी का बाप है। और अल हजाज ये आदेश देता है कि इन दोनों लड़कियों को हरम में नहीं, मेरी बेटी के महल में रखा जाए और इन दोनों की परवरिश मेरी बेटी की ही तरह करी जाए। इस तरीके से अल हजाज की जो बेटी है और ये दोनों जो राजा दाहिर की बेटियां हैं, ये एक महल में रहने लगती हैं और इनकी दोस्ती होती है। अल हजाज बहुत ही काइंड हो चुका होता है इन दोनों लड़कियों के लिए। वो इस तरीके से देख रहा होता है कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं, अकॉर्डिंग टू चचनामा। चचनामा जो किताब है जिससे हमें इस पूरे इंसिडेंस के बारे में पता लगता है। चचनामा यह कहती है कि अगले 3 वर्षों तक, 712 के बाद अगले 3 वर्षों तक, 715 तक, जो बड़ी बेटी है राजा दाहिर की सूर्यवती, वो अल हजाज का ब्रेन वॉश करती रहती है। किसके खिलाफ? मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। सूर्यवती भूली नहीं होती है कि उसकी आंखों के सामने कैसे उसके मां बाप को मारा गया, कैसे पूरे सिंध को जला दिया गया। और सूर्यवती के दिमाग में हर दिन वो बात खटकती होती है। अल हजाज सूर्यवती पर बहुत बिलीव करने लगता है, उसको अपनी बेटी की तरह देखता होता है और सूर्यवती और सोमवती को हमेशा बोलता होता है कि मैं तुम्हारे वालिद की तरह हूं, मुझे अपने पिता की ही तरह समझो। और ऐसे में ब्रेन वॉश करते करते, और इधर में जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसकी हरकतें दिन पर दिन बदलती जा रही होती हैं। इसके दिमाग पर, इसके कपाल पर चढ़ चुका होता है सिंध पर जो इसने आक्रमण किया। इसके दिमाग में चढ़ चुका होता है कि आज तक अरब में इस तरीके का आक्रमण करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जिसने भारत के किसी प्रांत को जीता हो। और केवल सिंध ही नहीं, मैं तो मुल्तान को भी जीत कर आया हूं, जो कि सोने का शहर है। इस वजह से जो इसकी हरकतें होती हैं, इन हरकतों से अब अल हजाज भी परेशान हो रहा होता है। और ऐसे में सूर्यवती आग में घी का काम कर रही है। अल हजाज एक दिन इसकी हरकतों से भड़क जाता है, क्योंकि अब ये अय्याशी में डूबा रहने लगता है। और अल हजाज आदेश देता है कि ऊंट की खाल उतारकर मोहम्मद बिन कासिम को उसमें चुनवाया जाए। ध्यान रखिएगा, यह अजीबोगरीब
जो पनिशमेंट है ये भी अरब की धरती से ही जन्मे हैं। आप हमारे देश में देखोगे, हमारे देश में अगर फांसी की सजा होती तो कैसे होती है? अगर कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो फांसी होगी, गले में फंदा डाला जाएगा, लटका दिया जाएगा। ठीक है। आप चाइना में देखोगे, अगर मौत की सजा दी जाती है जुडिशरी के द्वारा तो ले जाया जाता है शूटिंग रेंज में, वहां पर गोली मार दी जाती है। लेकिन आप अरब की सजाएं देखिए, अगर चोरी करते पकड़े गए तो हाथ काट दिए जाएंगे, अगर रेप करते पकड़े गए तो लिंग काट दिया जाएगा। कुछ ऐसी सजाएं हैं कि बेटा मारा नहीं जाएगा, गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें आधा गर्दन तक पूरा गाड़ दिया जाएगा, फिर मिट्टी भरी जाएगी और उसके बाद सर पे पत्थरों से लोग मारेंगे, तब तक मारेंगे जब तक मर नहीं जाएगा। तो ये जो अजीबो गरीब सजाएं हैं ये कहां से आ रही हैं? इसी धरती से आ रही हैं। तो चचनामा में लिखा हुआ है कि अल हजाज आदेश देता है कि ऊंट की खाल उतारी जाए और उस खाल में मोहम्मद बिन कासिम को भरा जाए, तब जाकर इसको इसकी हरकतों का पता लगेगा, और उस खाल को सिल दिया जाए। उस चमड़ी को सिल दिया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज। अब सवाल यह उठता है कि यह चचनामा किताब लिखी किसने है? तो यह पगला अपना नाम ही लिखना भूल गया था जिसने भी लिखी है। लेकिन कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो यह अरबी भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, यह जो बुक है जो कि हमें इन सब के बारे में बताती है, यह बुक कौन सी है? दिस इज कॉल्ड चचनामा। चचनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक है। किसी अननोन राइटर के द्वारा पूरी किताब लिख दिया, ये अपना नाम ही नहीं लिखा इस पे। और आगे चल के 13वीं शताब्दी में, मतलब करीब 400 से 500 वर्षों के बाद, करीब 1400 के आसपास, एक ट्रांसलेटर हुए जिनका नाम था अली बकर कुफी। क्या नाम था? अली बकर कुफी। ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। अली बकर कुफी ने इसी को फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया। किसने? भाई अली बकर कुफी। ठीक है। तो हमें ये जो सिंध पर आक्रमण हुआ 712 में, जो कि भारत का पहला मुस्लिम अटैक था, जिसमें भारत में पहली बार जजिया वसूला गया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस युद्ध को हम लोग बैटल ऑफ अरोर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस टाइम पर भारत का सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। और ध्यान रखिएगा, यह सिंध पर आखिरी हिंदू वंश था जिसने शासन किया। इसके बाद सिंध पर हमेशा मुस्लिम्स का ही कब्जा रहेगा। अब आप देखोगे भारत की डेमोग्राफी चेंज होने लगेगी। अब आप देखोगे भारत में इस्लाम की एंट्री हो चुकी है। सिंध और मुल्तान के अंदर लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं वो आगे आने वाली पुश्तों तक जजिया टैक्स देते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कन्वर्ट ना कराया जाए। या तो इस्लाम में मान लीजिए तो टैक्स से छूट मिल जाएगी, नहीं मानना है तो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड जजिया टैक्स। क्लियर है इतनी बात सभी को? सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है, डन है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यह तो बात हो गई पहली कहानी की। इसको थोड़ा सा अब इन शॉर्ट देख लेते हैं, ओवरव्यू, इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। अर्ली मिडवेल जो पीरियड है, देखिए मेन मिडवेल पीरियड तो आपका 1200 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी 1200 तक हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अर्लियर मिडवेल की, जो कि 700 से लेकर 1200 एडी के बीच में माना जाता है। मतलब ये जो 500 साल है ना, इन 500 वर्षों में 3 लुटेरों ने भारत में आक्रमण किया। पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा अब जो आएगा महमूद गजनवी, और तीसरा जो आएगा मोहम्मद गोरी। वो तो सबसे अलग लेवल का बंदा था। ठीक, ये हिंदी में थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
एक्चुअली जो अर्ली मेडिवल पीरियड है ये कब से कब तक माना जाता है, तो आपने देखा एंशिएंट में हम लोगों ने खत्म कहां से किया, गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से स्टार्ट होगी, इसके बीच का जो समय है वही आपका अर्लियर मिडवल कहलाता है। मुख्य विकास राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, सामंती व्यवस्था, धार्मिक विकास और सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से भारत में अब परिवर्तन होने लगेगा। 3 मुस्लिम इन्वेडर्स इस बीच में आएंगे, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी है। आज की क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को कवर कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगली क्लास में हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को कवर करेंगे। अब मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले जो फैक्ट ऑलमोस्ट सबके बारे में आपको बता चुका हूं, बट इसको ओवरव्यू ले रहे हैं की पॉइंट्स के बेसिस पर कि भाई भारत में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण कब हुआ या सबसे पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ, 712 में हुआ, जो कि सिंध का आक्रमण कहलाता है। किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। इस टाइम पर अरब में शासन किसका था, उमैयद खलीफा का शासन था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, अल हजाज। 712 में अटैक हुआ और सिंधु प्रांत पर हुआ, जिसको आज की डेट में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। अरबों ने मकरान और बलूचिस्तान के रास्ते से हमला किया। अभी मैंने आपको मकरान कोस्ट के बारे में बताया। राजा दाहिर सिंधु नदी के पास हार गए और इनको मार दिया गया। राजधानी अलोर पर कब्जा कर दिया गया, वही जिसको बैटल ऑफ अरोर के नाम से जाना जाता है। इस पर कब्जा कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंधु भारत का पहला ऐसा इलाका बन गया जहां पर मुस्लिम शासन शुरू हो गया। अरबों ने इस्लाम, अरबी भाषा और नए प्रशासनिक प्रणालियों की यहां पर शुरुआत करी, जिससे कि भारत की संस्कृति अब बदलने लगेगी। इन्होंने सिंध और मुल्तान पर नियंत्रण कर लिया, जिसे अरब रिकॉर्ड में अल हिंद के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जितना भी रीजन है यहां पर जो आपने देखा, ये वाला जितना सिंध और मुल्तान, ये पूरा रीजन अब क्या कहलाएगा, चचनामा में इस पूरे रीजन को एक नाम से जाना गया है। इसको अरबों ने क्या नाम दिया, अल हिंद। क्या नाम दिया, अल हिंद। ठीक है भाई, जिस तरीके से आगे चल के दिल्ली सल्तनत पर जिन सुल्तानों ने कब्जा किया था, तो उस दिल्ली सल्तनत को मिनाज उस सिराज ने अपनी एक किताब तबाकत ए नासरी में यह लिखा हुआ है, हिंदुस्तान वर्ड से दर्शाया है। मतलब मिनाज उस सिराज ने पूरे दिल्ली सल्तनत को हिंदुस्तान बोला है। उसी तरीके से अरबों ने चचनामा में अल हिंद इसको लिखा हुआ है। तो ये पूरा रीजन किस नाम से जाना गया, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जीता, अल हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। मेहताब का कहना है सर जजिया टैक्स कितना परसेंट होता था। कोई भी पर्टिकुलर बुक इसके बारे में वेरीफाई नहीं करती है कि जजिया कितना हुआ करता था, बट हां यह बात बिल्कुल तय है कि जजिया टाइम टू टाइम बदलता रहा है। महमूद गजनबी ने कुछ अलग परसेंटेज लगाया होगा, मोहम्मद गोरी ने कुछ अलग, दिल्ली सल्तनत में कुछ अलग रहा, मुगलों के टाइम पे कुछ अलग रहा। लेकिन कोई भी बुक ये पर्टिकुलरली नहीं बताती है। जैसे कि अगर हम बात करें चौथ की, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने टैक्स लगाया, तो वो हमें पता है 1/4% लगता था। दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे एक टैक्स है, उसको बोलते हैं खम्स। खम्स का मतलब होता है जो लूट का सामान है। तो जितना भी लूट का सामान आया है उसका 1/10, 10वां हिस्सा सुल्तान के खाते में जाता था, बाकी सेना में बांट दिया जाता था। लेकिन जजिया के बारे में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है भाई, अमर का कहना है सर जजिया टैक्स क्या है। भाई जजिया टैक्स एक धार्मिक टैक्स है। ठीक है, धर्म पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगाया गया था, इस आधार पर कि अगर आप इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो आपको यह टैक्स देना होगा। अगर इस टैक्स से निजात चाहिए तो आप इस्लाम को मान लीजिए। तो जो भी मुस्लिम्स हैं उनको जजिया नहीं देना होता था। ठीक है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अपना धर्म बचाने के लिए जजिया देना होता था। आप ऐसे समझ सकते हो। शिवांगी का कहना है सर ये पता नहीं चला कि लुटेरे कहां के थे। लुटेरे तो आदिवासी लुटेरी जनजाति सिंध की ही थी, लेकिन यह नहीं पता लगा कि वो कहां के थे फाइनली।
क्यों? क्योंकि राजा दाहिर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, इस बात से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हमें इतना अनअवेयर नहीं होना चाहिए। इस बात से एक और शिक्षा यह भी मिलती है, जैसे आज की डेट में अगर हम बोले तो बहुत सारी गवर्नमेंट अपने राज्य के अंदर या अपने देश के अंदर, मैं पूरे दुनिया की भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्रिमिनल्स को संरक्षण देती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसा करती हैं और आखिर में क्या होता है? आखिर में क्रिमिनल्स ही उनकी पूरी सल्तनत खत्म कर देते हैं, उनकी पूरी गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं। सेम यहां पर भी हुआ। एक्चुअली अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखें तो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि सिंध के राजा दाहिर थे और राजा दाहिर की यह जिम्मेदारी बनती थी कि अगर सिंध के आसपास कोई इस तरीके की एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन राजा दाहिर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिसकी वजह से अल हज्जाज को मौका मिल गया सिंध के ऊपर आक्रमण करने का, और उसका खामियाजा सिंध ने पूरे भुगता, इवन मुल्तान ने भी भुगता। इवन यहां पर आप देख रहे हो जबरन इस्लाम की एंट्री भी हो गई है। ठीक है, तो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं अवॉइड करने से और तर्क देने से सच्चाई धुंधली नहीं हो जाएगी। अल हज्जाज ने कोई सीधा आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, हां, राजा दाहिर ने भले ही नहीं लूटा, लेकिन सिंध की किसी लुटेरी जनजाति ने तो लूटा था, और सिंध राजा दाहिर के अंतर्गत आ रहा है, तो जिसकी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि क्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे आज आप जनता को, जितनी भी जनता है वो गवर्नमेंट को दोषी ठहरा देती है तुरंत कि भाई तुम्हारी सरकार में हो क्या रहा है, गुंडे इस तरीके से पल रहे हैं, रोड पे इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। बस मैं वही कह रहा हूं, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, जिसकी भी हो। ओके, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। महमूद गजनवी को अगर शुरू भी कर दिया तो रिदम टूटेगी, उसकी कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कल की ही क्लास में महमूद गजनवी को कवर करेंगे। अंशु का कहना है क्या सर पाकिस्तान में सारे हिंदी ही थे? हिंदी या मतलब हिंदू आप बोल रहे हो? बिल्कुल हिंदू ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बाय द वे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पाकिस्तान में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं बच्चों के स्कूल में, वहां पर मोहम्मद बिन कासिम को हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बट हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम कभी हीरो नहीं हो सकता। रीजन कुछ भी रहा हो, जो देश पर आक्रमण करेगा वो कभी हीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। सर आज 2 बजे क्लास होगी? जी हाँ होगी, 2 नहीं 2:30 बजे होगी, क्योंकि आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है और आप में से वो सभी बैच के स्टूडेंट जिनकी पॉलिटी की क्लास अभी तक नहीं हुई है, तो आज से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, सिलेक्शन बैच 8.0, उसमें मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा। तो अब आपको भी फायदा मिल जाएगा। अब आपकी डेली फिर से 2 क्लास होने लगेंगी। इधर आपकी हिस्ट्री तो चली रही है, उधर पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज पहली क्लास है उस बैच की, तो इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं केवल उन बच्चों से बात करूंगा जो कि नए स्टूडेंट हैं, जैसे आपसे पहली क्लास में बात करी थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीजें। आज मुश्किल से 15-20 मिनट की ही क्लास होगी, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बट कल से पॉलिटी की क्लास वहां पर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी 2 क्लास कल से चलने लगेगी। और अभी भी आप में से वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, तो फिर से बता देता हूं, हिस्ट्री की हिंदी और इंग्लिश में जो पूरी कंप्लीट जेस्ट है, 15 पेजेस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर अपलोड ऑलरेडी है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो जाके कर लीजिए। उन 15 पेजेस में एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न के पूरे नोट्स ऐसे बनाकर दिए हैं, आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे ऐसे नोट्स।
तो केवल 15 पेज में हिस्ट्री हमेशा रिवाइज करने के लिए आपको वहां से मिल जाएगी। वरुण अवस्थी जीएस टेलीग्राम आईडी है। ऐसे भी ना मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल वरुण अवस्थी पे जाइएगा, किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन में देखोगे, सबसे ऊपर ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी जा सकते हो। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी और इसके आगे कहानी बढ़ेगी।